नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में पढ़ाए गए 10 झूठ श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज प्रस्तुत है भारत के इतिहास में पढ़ाया गया 9वां झूठ। यह झूठ है कि वेदों में वर्णित सरस्वती नदी का कोई अस्तित्व नहीं है। इस बात में क्या सच्चाई है, आज इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए और यह तथ्य जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। भारतवर्ष का इतिहास वेदों और पुराणों में लिखा हुआ है और यह काव्य रूप में है। जब अंग्रेज इतिहासकारों ने इतिहास लिखना आरंभ किया तो उन्हें भारत के गौरवशाली इतिहास से ईर्ष्या होने लगी, तो उन्होंने इसे मिथक कहना आरंभ कर दिया। किंतु उनका छुपाया गया सच अब प्रमाण सहित सामने आ रहा है। एक झूठ यह भी प्रचारित किया जाता रहा है कि सरस्वती नदी का कभी कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। वेदों में उल्लेखित सरस्वती नदी का कभी कोई अस्तित्व नहीं रहा, यह बात पिछले कुछ वर्षों तक मान्य थी। इस धारणा की सत्यता को जांचने का कभी प्रयास नहीं किया गया। पाश्चात्य विद्वानों ने जो लिख दिया और कह दिया वही भारतीय इतिहासकारों के अनुसार पत्थर की लकीर बन गया। अधिकतर इतिहासकार भारत के इतिहास का आरंभ सिंधु नदी घाटी की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन सभ्यता से मानते थे, किंतु जब से सरस्वती नदी की खोज हुई है भारत का इतिहास बदलने लगा है। अब माना जाता है कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता से भी कई हजार वर्ष पुरानी है। ऋग्वेद की ऋचाओं में कहा गया है कि यह एक ऐसी नदी है जिसने एक सभ्यता को जन्म दिया। इसे भाषा, ज्ञान, कलाओं और विज्ञान की देवी भी माना जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं को इस नदी के किनारे बैठकर ही लिखा गया था, किंतु इस नदी के अस्तित्व को इसलिए नकारा जाता है क्योंकि इससे भारतीय सभ्यता की महानता का एक नया अध्याय खुलेगा। महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख है और इसे लुप्त हो गई नदी कहा गया है। महाभारत में इसे प्लक्षवती नदी, वेद स्मृति, वेदवती आदि नाम दिए गए हैं। इसके मरुस्थल में विनाशन नामक स्थान पर विलुप्त होने का वर्णन है। इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त एवं कुरुक्षेत्र था, परंतु आज वहां केवल जलाशय हैं। एक फ्रेंच प्रोटो हिस्टोरियन माइकल डेनिनो ने नदी की उत्पत्ति और इसके विलुप्त होने के संभावित कारणों की खोज की। वे कहते हैं कि ऋग्वेद के 7वें मंडल के अनुसार एक समय पर सरस्वती नदी बहुत बड़ी नदी थी जो पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। अपने शोध द लॉस्ट रिवर में डेनिनो कहते हैं कि उन्हें एक बरसाती नदी घग्गर का पता चला। कई स्थानों पर यह एक बहुत छोटी सी धारा है, परंतु जब मानसून आता है तो इसके किनारे 3 से 10 किलोमीटर तक चौड़े हो जाते हैं। इसके बारे में माना जाता है कि यह कभी एक बहुत बड़ी नदी रही होगी। यह भारत तिब्बत की पहाड़ी सीमा से निकली है। उन्होंने बहुत से स्रोतों से जानकारी प्राप्त की और नदी के मूल मार्ग का पता लगाया। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसका अस्तित्व हड़प्पा कालीन सभ्यता से पूर्व था, जब सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना हुई। तब यह नदी अपने यौवन पर थी। यह 4000 ईसा पूर्व के मध्य में सूखने लगी थी। अन्य बहुत से पैमाने पर भौगोलिक परिवर्तन हुए और 2000 वर्ष पूर्व होने वाले इन परिवर्तनों के कारण उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक नदी लुप्त हो गई। वह
सरस्वती नदी थी। राजस्थान के एक अधिकारी ने इस नदी के क्षेत्र में विविध कुओं के जल का रासायनिक परीक्षण करने पर पाया कि सभी के जल में रसायन एक जैसा ही है, जबकि इस नदी के क्षेत्र के कुओं से कुछ कदम दूर स्थित कुओं के जल का रासायनिक विश्लेषण दूसरे प्रकार का निकला। केंद्रीय जल बोर्ड के वैज्ञानिकों को हरियाणा और पंजाब के साथ साथ राजस्थान के जैसलमेर जिले में सरस्वती नदी के अस्तित्व के ठोस प्रमाण मिले हैं। एक ओर जहां सरस्वती लुप्त हो गई, वहीं दृष्टवती के बहाव की दिशा बदल गई। इस दृष्टवती को ही आज यमुना कहा जाता है। यह घटना 4000 वर्ष पूर्व की मानी जाती है। भूचाल आने के कारण जब भूमि ऊपर उठी तो सरस्वती का आधा जल यमुना में गिर गया। यमुना में सरस्वती का जल भी प्रवाहित होने लगा और आधा जल सतलुज में चला गया। इसीलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया। दैनिकों का कहना है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व सरस्वती से यमुना और सतलुज का पानी मिलता था। यह हिमालय ग्लेशियर से बहने वाली नदियां हैं। इसके अनुमानित मार्ग का पता लगाया गया है। पटियाला से लगभग 25 किलोमीटर दूर दक्षिण में सतलुज, जिसे संस्कृत में शतार्दू कहा जाता है, एक उपधारा के रूप में सरस्वती से मिली। आगे बढ़ती हुई यह राजस्थान और बहावलपुर में हाकरा से आगे बढ़ी और सिंध प्रांत के नारा में होते हुए कच्छ के रण में विलीन हो गई। इस क्षेत्र में यह सिंधु नदी के समानांतर बहती थी। इस क्षेत्र में नदी के होने के कुछ और प्रमाण हैं। इसरो के वैज्ञानिक A.K. गुप्ता का कहना है कि थार के रेगिस्तान में पानी का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ स्थानों पर ताजे पानी के स्रोत मिले हैं। जैसलमेर जिले में जहाँ बहुत कम बरसात होती है, यहाँ 50-60 मीटर पर भूजल उपस्थित है। इस क्षेत्र में कुएं साल भर नहीं सूखते हैं। आइसोटोप विश्लेषण से भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि रेत के टीलों के नीचे ताजा पानी जमा है और रेडियो कार्बन डाटा इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ कुछ हजारों वर्ष पुराना भूजल उपस्थित है। आश्चर्य की बात नहीं है कि ताजे पानी के ये भंडार सूखी तल वाली सरस्वती के ऊपर हो सकते हैं। यह सप्त नदियों में से एक नदी रही है। यह स्वयं पायसा अर्थात अपने ही जल से भरपूर नदी है और विशाल रही है। यह आदि मानव के नेत्रोन्मीलन से पूर्व न जाने कब से बहती रही थी। एक अमेरिकन उपग्रह ने भूमि के अंदर दबी इस नदी के चित्र खींचकर पृथ्वी पर भेजे। अहमदाबाद के रिसर्च सेंटर ने उन चित्रों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि शिमला के निकट शिवालिक पहाड़ों से कच्छ की खाड़ी तक भूमि के अंदर सूखी किसी नदी का तल है, जिसकी चौड़ाई कहीं कहीं 6 मीटर है। सैटेलाइट द्वारा भेजे गए चित्रों से पूर्व भी बहुत भूगर्भ खोजकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि वेदों में वर्णित नदी सरस्वती का वास्तव में थी, जो अब लुप्त हो गई है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अपने भारत की समृद्ध विरासत का सबको पता चले।